चलो देखो, आज अपन किस पे बात करेंगे? तो कल हमने क्या देखा था? माइक्रो कंट्रोलर तक देख लिया था। यहाँ तक कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो यहाँ अगर हम बात करें कि हमारे मदरबोर्ड में क्या लगी हुई है, कई सारी चिपें लगी हुई हैं, जिसमें आपका मैक्रो प्रोसेसर है, आपका सीपीयू है, आपका जीपीयू है, और इतनी सारी चिपों की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मामले में एक बात गांठ बांध लेना, क्या कि अगर हीट प्रोड्यूस होती है, अगर डिवाइस गर्म होता है, हीट होता है, तो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। सिंपल सी बात है। कोई भी डिवाइस हीट होने पर अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ हम क्या चाहेंगे कि हमारा मदरबोर्ड, हमारा माइक्रो प्रोसेसर गर्म हो, कतई नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी उसकी कूलिंग सिस्टम की, और इससे जुड़े हुए सवाल बनते रहेंगे। तो हम बात करेंगे कूलिंग सिस्टम की। पहले इससे बात करेंगे कूलिंग सिस्टम की। ध्यान दीजिए, तो यहां हम देखेंगे कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम, तो कूलिंग सिस्टम अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मदरबोर्ड व सीपीयू। क्या? मदरबोर्ड व सीपीयू। देखो जरा यहां पर, मदरबोर्ड व सीपीयू के आसपास तापमान को, तापमान से यहां मतलब हीट को कम रखने के लिए, इसकी आवश्यकता होती है, कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्या याद रखोगे कि यदि हम क्या चाह रहे हैं कि मदरबोर्ड के आसपास तापमान को कम रखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मदरबोर्ड के आसपास के तापमान को कम रखना चाह रहे हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। और एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि कूलिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक लिक्विड बेस्ड कूलिंग सिस्टम और दूसरे होते हैं एयर बेस्ड कूलिंग सिस्टम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कूलिंग सिस्टम मुख्यतः कितने प्रकार के हमारे पास? दो तरह के, एक लिक्विड बेस्ड कूलिंग सिस्टम होते हैं और दूसरे एयर बेस्ड कूलिंग सिस्टम होते हैं। तो जितने भी क्या होते हैं, आपकी गेमर होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, इनके जो पीसी होंगे ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, और इनके लिए इस्तेमाल होता है लिक्विड बेस्ड कूलिंग सिस्टम का। इसका प्रयोग होता है लिक्विड बेस्ड कूलिंग सिस्टम का। लेकिन हमारे और आपके पीसी बहुत ज्यादा लोड नहीं लेते, इन्हें ये इतने गर्म नहीं होते, तो इनके लिए क्या लगाया जाता है? एयर बेस्ड। क्या लगाया जाएगा? एयर बेस्ड कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो वास्तविकता में क्या है? एयर बेस्ड कूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम, हमने जानबूझ के लिक्विड और एयर वाला हटा दिया, लेकिन आप ये लेके चलना कि डेस्कटॉप में, लैपटॉप में क्या लगा होता है? एयर बेस्ड लगा होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तीन कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। पहला होता है हीट सिंक। पहला क्या होगा? हीट सिंक होगा। दूसरा होगा हमारा कौन सा? एग्जॉस्ट फैन। क्या होगा? एग्जॉस्ट फैन। और तीसरी चीज जो है और इंपॉर्टेंट है वो है हमारा थर्मल ग्रीस। क्या होगा? थर्मल ग्रीस। तो ये तीन कंपोनेंट हैं जो किसी भी कूलिंग सिस्टम का हिस्सा माने जाते हैं। इसका हिस्सा माने जाएंगे, कूलिंग सिस्टम का हिस्सा माने जाएंगे। क्लियर है? कौन कौन सा? हीट सिंक, एग्जॉस्ट फैन एंड थर्मल ग्रीस। ये तीनों का ही काम क्या है? हमारे सीपीयू और इसके आसपास के तापमान को नियंत्रित करना। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ पा रहे हो ये चीज? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जब हम ये दो चीजें देख लेते हैं तो इसके बाद हम किस पे बात करेंगे? तो हम देखेंगे कि इनका अर्थ क्या है। तो इनका अर्थ क्या है? देखो, तो पहले आएगा हीट सिंक। पहले क्या आएगा? हीट सिंक आएगा। तो हीट सिंक को समझने के लिए हमें बेसिक सा एक साइंस का सिद्धांत पता होना जरूरी है। विज्ञान में एक सिंपल सा नियम है। क्या नियम है वो जरा देखो, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। आयतन तापमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, आयतन तापमान के समानुपाती होता है। ये अपने विज्ञान में पढ़ के आए। मतलब अगर हम क्या करें कि हवा को क्या करें? एकदम से कम जगह से बुझाना है, तो उसका वॉल्यूम
कम कर दें तो हवा का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल ये होता है कि गुब्बारे में से जब हवा निकलती हुई फील होती है तो ठंडी लगती है, लगती है। क्यों? क्योंकि क्या है, इतने बड़े गुब्बारे से हवा एक छोटे से छेद से बाहर आ रही है तो क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। इसी प्रकार ट्यूब में से क्या खींचते हैं, ट्यूब में अगर हवा निकालें तो वो ठंडी लगती है। रीजन वही कि अगर ज्यादा हवा को अगर कम वॉल्यूम या कम आयतन से गुजारा जाता है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। हम इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। तो हीट सिंक में क्या होता है, जरा देखो, यह है धातु का बना ढांचा है, धातु का बना ढांचा है जिसमें जिसमें नालियां बनी होती हैं, नालियां बनी होती हैं, जिसमें नालियां बनी होती हैं। हवा इससे गुजरकर, हवा इससे गुजरती है, हवा इससे गुजरती है तो तापमान कम हो जाता है। इसका तापमान, हवा का। तो जब हम हवा को इससे गुजारते हैं तो इसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आप देखना कि आपके मदरबोर्ड पर क्या है, एक मेटलिक स्ट्रक्चर रखा होगा धातु का, आजकल फाइबर का भी आने लगा है, वो लगा रहता है और उसमें क्या बनी होती है, लाइनें से बनी होती है। क्या बनी होंगी, लाइनें टाइप की बनी होंगी। अगर हम बात करें थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, और इस तरह से क्या बनी होती है, नाली टाइप बनी होती है, ढांचा होता है, उसमें क्या बनी होती है, नाली। तो हवा इसमें से गुजरेगी तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये चीज इस्तेमाल की कहलाती है, हीट सिंक कहलाती है। तो ठंडा रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि हवा जब भी इससे पास होगी तो आसपास के तापमान को ठंडा किया जा सकता है। क्लियर, समझ पा रहे? चलिए, दूसरी चीज क्या है, दूसरी है एग्जॉस्ट फैन। और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, एग्जॉस्ट फैन, जिसे हम और आप कुछ लोग कूलिंग फैन कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलिंग फैन। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी दोनों नाम मिल जाए तो आप क्या लगाना, एग्जॉस्ट लगाना, कूलिंग मत लगाना। कभी अगर आपको दोनों नाम मिल जाए तो मिलेंगे नहीं, लेकिन कभी तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो सिर्फ कूलिंग फैन मत लगा देना, ठीक है। डिफरेंस क्या है, क्या होता है एग्जॉस्ट फैन का काम, तो बड़ा सिंपल सा काम होता है। एग्जॉस्ट फैन का काम क्या है, यह है आसपास की हवा को ऐसे पकड़ेगा और बाहर फेंक देगा। तो आसपास की मतलब गर्म हवा, गर्म हवा को बाहर फेंकेगा तो क्या आएगी, ठंडी हवा आएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए, बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एग्जॉस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, ठीक है, गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए होगा, बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए होगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसका प्रयोग क्या होता है, गर्म हवा को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जरा बताओ, किसका प्रयोग करते हैं, एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, एग्जॉस्ट फैन का। बात आई समझ में? चलिए, तो अगर हम बात करें कि इसे भी क्या मदरबोर्ड से जोड़ना पड़ता होगा, क्या इसको भी मदरबोर्ड से जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी? तो आंसर है हाँ, इसको भी मदरबोर्ड से जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। किससे पड़ेगी, मदरबोर्ड से हम इसको भी जोड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? हम मदरबोर्ड को इससे जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, तो देखो, यह मदरबोर्ड से, यह मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड से 4 पिन के माध्यम से जुड़ा रहता है, 4 पिन के माध्यम से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। क्या होता है, ये 4 पिनों के माध्यम से जुड़ा रहेगा। क्लियर? क्या रहेगा, 4 पिनों के माध्यम से जुड़ा रहेगा। और तीसरा आता है थर्मल ग्रीस। तीसरा क्या आएगा, थर्मल ग्रीस। अब थर्मल ग्रीस क्या है, ये बड़ा सिंपल सी चीज है। तो कई बार आप देखना कि अगर आपने कोई खिलौना देखा हो या कोई मदरबोर्ड देखा हो और उसकी चिप देखना, तो उस चिप पर आपको कुछ चिपका चिपका दिखाई देगा, पेस्ट टाइप का। दिया है कभी ध्यान?
तभी कोई चिप अगर आप आके देखो तो उस पर क्या है, आपको पेस्ट टाइप का लगा हुआ दिखाई देगा। वो पेस्ट क्या होता है, थर्मल ग्रीस होता है। इस पेस्ट की प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये हीट को सोख सकता है, हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। कि भाई जब ये गर्म होगा तो वो कौन सोख लेगा, थर्मल ग्रीस सोख लेगा, इससे तापमान नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो थर्मल ग्रीस क्या है, एक केमिकल या एक पेस्ट है जो क्या करता है, हीट को या एक्सेसिव हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है? तो थर्मल ग्रीस क्या है, एक केमिकल या पेस्ट, एक केमिकल या पेस्ट जो अतिरिक्त हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जो अतिरिक्त हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, उसे क्या कहते हैं, थर्मल ग्रीस। तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट हैं किसके, इसके आपके कूलिंग सिस्टम के, इसके कूलिंग सिस्टम के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक कोई समस्या? चलिए, जब हमने ये पढ़ लिया तो हम थोड़ा सा और चीजें देखेंगे। तो भाई अपने मदरबोर्ड को ठंडा रखने के काम भी कर लिया। अब ये आता है कि भाई हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो प्रोसेसर कार्य कैसे करता है। इस माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत के आधार पर हम बात करेंगे कि भाई कैसे काम करते हैं। अभी तक हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है। अब बात आ रही है कि माइक्रो प्रोसेसर का सिद्धांत क्या है, क्या सिद्धांत के आधार पर माइक्रो प्रोसेसर कितने हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने की पद्धति के आधार पर हम इसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक है RISC और एक है CISC। कितने हिस्सों में तोड़ते हैं, दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक है RISC और दूसरा है CISC। तो हम तुम्हें बेसिकली समझा देते हैं कि इसका अर्थ क्या है, RISC और CISC का। तो पहले ये समझो कि ये माइक्रो प्रोसेसर के डिजाइन है, या ये बताते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर काम करने के लिए किस सिद्धांत पर मतलब किस सिद्धांत का उपयोग करेगा, या किस सिद्धांत पर माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, किस सिद्धांत पर माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किए गए हैं, और ये चीज पूछी जाती है। क्लियर है, समझ पा रहे हो या समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है। तो पहले तो फुल फॉर्म देख लो, फिर तो हम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या है, अभी लिखना होती है, सब पैरेलली कंपेयर करेंगे। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। अब जरा हम केवल फुल फॉर्म के आधार पर बात कर रहे हैं। और CIC का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। याद रखोगे ये दो चीजें, क्या, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। क्लियर है? तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो ये दोनों चीजें बता रही हैं कि भाई हमारा माइक्रो प्रोसेसर दो अलग अलग सिद्धांतों पे काम करता है। कि जब आप बना रहे हो पूछेगा कि भाई ये वाला बनाना है या ये वाला बनाना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और दोनों के अपने कार्य हैं। तो हम मोटे तौर पे बात कर लेते हैं कि नाम से क्या समझ में आएगा। ठीक है, या एक तरह से तुम्हारी क्या जो नींव है वो समझ लो, बाकी सारी चीजें तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो पेपर में सबसे पहले तो डिस्क और CISC, RISC और CISC का क्या आता है, फुल फॉर्म ही आता है। इसके अतिरिक्त बहुत कम चीजें पूछी जाती हैं, इतने डेप्थ में उतरते नहीं है। ठीक है, फुल फॉर्म से ही काम चलाते हैं, तो कम से कम ये तो तुम्हें याद रहना चाहिए। तो पहले RISC का फुल फॉर्म पढ़ो, क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसा माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन, एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन जिसका फोकस इस बात पे हो कि हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है, हमारी जो भी कमांड है, दैट शुड बी सिंपल। कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। मतलब अगर हम कोई काम करवा भी रहे ना, तो उस काम को करवाने के लिए हम क्या करेंगे, उस काम को कई सारे सिंपल छोटे छोटे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस में तोड़ देंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम ये नहीं करेंगे कि एक बार में कॉम्प्लेक्स कमांड दे दी ना, हम क्या करेंगे, कोई भी काम अगर हमें करवाना है अपने माइक्रो प्रोसेसर से, तो हम क्या करते हैं कि उस टास्क को मल्टीपल सिंपल स्टेप्स में तोड़ देते हैं। क्या करेंगे, मल्टीपल सिंपल स्टेप्स में तोड़ देंगे। इसीलिए क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट
कंप्यूटिंग, मतलब इंस्ट्रक्शन शुड बी स्मॉल, छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो जब भी RISC तुम्हारे दिमाग में आए, ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सिंपल रखना है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन छोटा रखना है, और ये दो बातें दिमाग में रखो, सारी चीजें दिक्कत समस्या नहीं आएगी। क्लियर है? वहीं पर CISC का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो इसका कहना ये है कि भाई एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन जहां पर इस बात पे फोकस किया जाता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो एक इंस्ट्रक्शन एक काम ना कर एक इंस्ट्रक्शन मल्टीपल काम करे। अगर एक इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल काम किए जाएंगे तो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और इसी में क्या है, कई सारे काम दे दिए, तो इंस्ट्रक्शन कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये दो चीजें रखना, और ये दो चीजें रखोगे तो फिर आगे हम जो पढ़ाने वाले हैं बहुत आसानी से तुम्हारे समझ में आएंगी। ठीक है? तो हम इन दोनों की तुलना करते हैं। कभी कभी पेपर में छोटी मोटी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन मोटे तौर पे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना है। तुम्हें केवल RISC और CISC का फुल फॉर्म याद रखना है। और हमने जो बताया कि RISC का मतलब इंस्ट्रक्शन छोटा, इंस्ट्रक्शन सिंपल, ऐसे ही CISC का मतलब इंस्ट्रक्शन बड़ा, इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक इंस्ट्रक्शन में कई सारे जॉब, और सिंपल मतलब एक जॉब के लिए कई सारे इंस्ट्रक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं। ध्यान दो, तो भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहले लिख लेना और फिर आराम से हम आगे चलेंगे। तो देखो, पहला है RISC और दूसरा है CISC। ठीक है? तो देखो ध्यान से, इसका मुख्य फोकस सॉफ्टवेयर पर है। इसका मुख्य फोकस सॉफ्टवेयर पर है। इसका मुख्य फोकस हार्डवेयर पर। मैं तुम्हें हर एक लाइन समझाऊंगा, तो पहले लिख लो। ठीक है? समझने के लिए पहले यहाँ लिखना जरूरी है। दूसरा RISC में, तो इसका मतलब क्या है? इसमें हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का प्रयोग। इसका प्रयोग हुआ है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का प्रयोग। और इसमें क्या होगा? इसमें हार्डवायर्ड व माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का प्रयोग। हार्डवायर और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का प्रयोग। ठीक है? कोई दिक्कत? इसमें अधिक रजिस्टर का प्रयोग। इसमें अधिक रजिस्टर का प्रयोग। ठीक है? इसमें कम रजिस्टर का प्रयोग। कम रजिस्टर का प्रयोग। ध्यान सुनो, इसमें अधिक रजिस्टर का प्रयोग, इसमें कम रजिस्टर का प्रयोग। ठीक है? आगे देखो, इसमें इंस्ट्रक्शन का आकार फिक्स होगा। इसमें इंस्ट्रक्शन का आकार वेरिएबल होगा। इंस्ट्रक्शन का आकार वेरिएबल होगा। ठीक है? प्रोग्राम कोड बड़ा होगा। इसमें प्रोग्राम
प्रोग्राम कोड, इसमें प्रोग्राम कोड कॉम्पैक्ट होगा, इसमें प्रोग्राम कोड कॉम्पैक्ट होगा। एक इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल में हो, एक क्लॉक साइकिल में होगा। यहाँ एक इंस्ट्रक्शन मल्टीपल क्लॉक साइकिल में होगा, मल्टीपल क्लॉक साइकिल ठीक है। अधिक रैम की आवश्यकता, अधिक रैम की आवश्यकता, इसमें कम रैम की आवश्यकता। पाइपलाइन का अधिक प्रयोग, पाइपलाइन का अधिक प्रयोग, पाइपलाइन का प्रयोग कम ऊर्जा खपत, कम ऊर्जा और अधिक ऊर्जा, अधिक ऊर्जा। ठीक है, क्रमिक लाइनिंग समझाएंगे। अगले को समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझने की टेंशन तुम लोग भी कहाँ पे कम ऊर्जा खपत और लास्ट में अधिक ऊर्जा खपत। या ठीक है, तो आरआईएससी और सीएएससी करके क्वेश्चन पूछा गया जाता है, ठीक है ना। पूछा गया था आरआईएससी और सीएएससी करके। हाँ चलो देखो, अगर आपने ये लिख लिया हो तो हम बात करते हैं दोबारा से। रह गया कभी देखना आ गया हम जल्दी अच्छा है। चलिए देखिए, तो मैंने बताया कि आरआईएससी और सीएससी को समझना है तो पहले इसके फुल फॉर्म पे बात की जाए।
RAC का फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमें इंस्ट्रक्शन को सिंपल रखना है, हमें इंस्ट्रक्शन को छोटा रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हम एक टास्क को कई सारे इंस्ट्रक्शंस में तोड़कर कंप्लीट करेंगे अगर हम RAC स्ट्रक्चर का पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका इंस्ट्रक्शन छोटा है, आपका इंस्ट्रक्शन कैसा है? सिंपल है, तो क्या क्या निकल के आएगा, ठीक है। ये दो लाइनें छोड़ दो, अभी आपके काम की नहीं है, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शन छोटा है, कैसा है? छोटा इंस्ट्रक्शन है, मतलब एक जॉब के लिए हमने कई सारे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस बनाए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम होंगे या ज्यादा होंगी? कुल इंस्ट्रक्शन की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी? सोचो, ज्यादा होगी। और कुल इंस्ट्रक्शन की संख्या ज्यादा होगी तो आपका प्रोग्राम छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा। सीधी से नंबर ऑफ लाइंस क्या ज्यादा नहीं होगी, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं हो गए, और इसलिए क्या लिखा हुआ है? लाइन लिखी हुई है, प्रोग्राम कोड बड़ा होगा। समझ में कि नहीं? क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा है, इसलिए प्रोग्राम भी बड़ा है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको स्टोर करने के लिए रजिस्टर भी क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। इसलिए क्या है? इसमें अधिक रजिस्टर का उपयोग होगा, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन अगर छोटा है, इंस्ट्रक्शन कैसा है? छोटा है, तो उसका साइज फिक्स किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला? एक जॉब को कई सारे इंस्ट्रक्शन में तोड़ दिया, तो उसका साइज क्या है? फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन का आकार फिक्स होगा। और इंस्ट्रक्शन अगर छोटा है तो हमें पता है सीपीयू के द्वारा एक साइकिल में प्रोसेस की गई डेटा की मात्रा क्या कहलाती है? वर्ड साइज। क्या कहलाती है? वर्ड साइज कहलाती है। ध्यान से सुनना, सीपीयू के द्वारा एक साइकिल में प्रोसेस की गई डेटा की मात्रा क्या कहलाती है? वर्ड साइज। और अगर इंस्ट्रक्शन छोटा है तो एक साइकिल में पूरा हो जाना चाहिए। तो छोटा इंस्ट्रक्शन रखा किस लिए? इसलिए क्या बोला? इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल में होगा। अब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं तो रैम में लोड होने में भी क्या लगेगी? ज्यादा रैम कंज्यूम करेंगे। रैम की आवश्यकता अधिक, रैम की आवश्यकता अधिक। हमने क्या बोला कि एक जॉब को कई सारे इंस्ट्रक्शन में तोड़ा, एक जॉब को कई सारे इंस्ट्रक्शन में तोड़ा। तो पहला जॉब ये, मतलब पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंस्ट्रक्शन और तीसरा इंस्ट्रक्शन, ये तीनों किसका हिस्सा है? एक ही जॉब का हिस्सा है। तो हमें बाद में इन तीन इंस्ट्रक्शन को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्ट करने के लिए चाहिए पाइप। क्या चाहिए? पाइप चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, हमने एक टास्क को कई सारे हिस्सों में तोड़ दिया, तो सबको जोड़ने के लिए पाइप भी क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। दैट्स व्हाई पाइपलाइन का अधिक उपयोग। समझ में आया कि नहीं है? और ये क्या करता है? बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पर लोड नहीं डालता, इसलिए पावर कंजप्शन कम करता है। अब इसका मुख्य फोकस किस पे होता है? सॉफ्टवेयर पे। ये वाला जो डिजाइन है किस पर फोकस करता है? सॉफ्टवेयर पर फोकस करता है। और यहाँ की जो कंट्रोल यूनिट होती है दैट इज हार्डवायर। अब हार्डवायर क्या होती है? तुम्हारे सिलेबस से बाहर की चीज है, कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। इतने में तुम्हारी सब करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पूरी चीज समझ में आई क्यों नहीं है? हर एक लाइन हमने क्यों लिखी? और सबका समझ कहां से है? इंस्ट्रक्शन छोटा, इंस्ट्रक्शन सिंपल। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ हम कई सारे जॉब के लिए इंस्ट्रक्शन करते हैं। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कि एक निर्देश में कई सारे जॉब या टास्क पूरे हो जाएं। तो हमारा इंस्ट्रक्शन कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए अगर इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स हुआ तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम होंगे या ज्यादा होंगे? क्योंकि हमने एक लाइन में 5 टास्क कर लिए तो इंस्ट्रक्शन बड़ा तो हो गया, लेकिन टोटल इंस्ट्रक्शंस क्या हो गए? कम हो गए। और टोटल इंस्ट्रक्शन कम है तो प्रोग्राम कॉम्पैक्ट, छोटा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके अलावा हमने क्या बोला कि भाई इंस्ट्रक्शन कैसा है? कई सारे जॉब को एक इंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन बड़ा हो जाएगा, और बड़ी चीज का साइज फिक्स नहीं हो सकता, इसलिए इसका साइज कैसा है? वेरिएबल। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम है तो कम रजिस्टर का उपयोग होगा, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम है तो कम रैम की आवश्यकता होगी, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम है तो पाइपलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। रीजन क्यों पाइपलाइन करने की आवश्यकता नहीं है? कि भाई एक इंस्ट्रक्शन में कई सारे टास्क कर रहे हैं तो टास्क को जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो पाइपलाइन भी कम लगेगी। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है तो एक साइकिल में पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या लिखा हुआ है? एक इंस्ट्रक्शन मल्टीपल साइकिल में पूरा होगा। ठीक है, प्रोसेसिंग पे ज्यादा लोड है तो ऊर्जा खपत ज्यादा, फोकस पे करता है हार्डवेयर पे। और यहाँ पर हार्डवायर और माइक्रो प्रोग्राम दोनों यूनिट का कंट्रोल यूनिट का प्रयोग होगा। एक बार भी पूछा गया था, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का प्रयोग करता है कौन? सीएसए। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पर जाता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर की जो डिजाइन है, प्रिंसिपल है, उन्हें पर जाते हैं। हमने एक शब्द, एक लाइन, एक चीज बताई थी आपको, अगर याद हो,
भारत का पहला प्रोसेसर याद है कौन सा है? भारत का पहला प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति। वेरी गुड। भारत का पहला प्रोसेसर है शक्ति। किसने बनाया था? किसने बताया? आईआईटी मद्रास, आईआईटी चेन्नई ने। ठीक है, चेन्नई मद्रास एक ही। अब ये किस डिजाइन को फॉलो करता है, किस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है? ये फॉलो करता है आरईएससी को। ठीक है, ये पूछेंगे नहीं तो ऐसे ही बता दिया, पता होना चाहिए कि भारत का पहला प्रोसेसर किस डिजाइन को फॉलो करता है? आरईएससी को फॉलो करता है। ठीक है, आगे चलो। ये पूरी कहानी हो जाती है टेक्निकल लेवल में इसकी, माइक्रो प्रोसेसर की। और अब हम उठाएंगे किसको कि कुछ फेमस माइक्रो प्रोसेसर, इससे बात करेंगे कुछ फेमस माइक्रो प्रोसेसर। तो कुछ ये तो आप जानते ही हो, आपसे कुछ करेंगे कुछ प्रसिद्ध माइक्रो, कुछ प्रसिद्ध माइक्रो प्रोसेसर। इससे बात करेंगे सम फेमस माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो देखो माइक्रो प्रोसेसर किसके लिए होते हैं? मोबाइल में भी इस्तेमाल होते हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी इस्तेमाल होते हैं। तो पहले हम किस पे बात करेंगे? मोबाइल या स्मार्टफोन की। और पेपरों में इसके क्वेश्चंस आए। ठीक है, मोबाइल या फिर स्मार्टफोन के माइक्रो प्रोसेसर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? कई बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं एसओसी। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? एसओसी। तो एसओसी का मतलब इससे चिप से ही होता है या माइक्रो प्रोसेसर से ही होता है। ठीक है, चलो देखो। तो मोबाइल या स्मार्टफोन में क्या है? तो पहली कंपनी का नाम है क्वालकॉम। कौन सी है? क्वालकॉम, याद रखना। ठीक है, तो क्वालकॉम की चिप एक सीरीज है, क्वालकॉम की सीरीज है, वो सीरीज का नाम है स्नैपड्रैगन। कौन है? स्नैपड्रैगन। ये पूछा जाता है कि स्नैपड्रैगन नाम का माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? क्वालकॉम के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? क्वालकॉम के द्वारा बनाया जाता है। और ये चीज याद रखनी है आपको, स्नैपड्रैगन करके जो माइक्रो प्रोसेसर आप सुनते हो वो किसने बनाया? क्वालकॉम ने बनाया। लोगों को लगता है स्नैपड्रैगन ही कंपनी है, नहीं, कंपनी कौन है? क्वालकॉम है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए दूसरा अगर हम बात करते हैं जो फेमस है वो है हमारा सैमसंग। कौन सा? सैमसंग। तो सैमसंग की सीरीज का नाम क्या है? सैमसंग की सीरीज का नाम क्या है? इसका नाम है एक्सोनस। कौन है? एक्सोनस है। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था कि सैमसंग के द्वारा बनाया गया कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है? तो एक्सोनस। ठीक है, तीसरा एप्पल। तीसरा क्या है? एप्पल। तो एप्पल की जो सीरीज है उस सीरीज का नाम क्या है? तो एप्पल ऐसे बोलती है बायोनिक चिप। क्या बोलेगी? बायोनिक चिप। तो अगर मिले A15, A16, A17 ये चिपें हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और है जो लैपटॉप पे ये लगाते हैं, वो है M1 और M2। ठीक है, ये जो लैपटॉप या फिर आपके जो मैकबुक आते हैं मैकबुक में लगाते हैं M1 M2। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कोई आपत्ति आपको? चलिए, एप्पल के बाद अगली कंपनी कौन सी है? तो अगली कंपनी मीडियाटेक। कौन सी है? मीडियाटेक। और मीडियाटेक की सीरीज कौन सी फेमस है? कौन सी? मीडियाटेक की कौन सी है? हीलियो सीरीज। कौन सी सीरीज है? हीलियो। ठीक है, तो स्नैपड्रैगन किसकी है? किसकी है? क्वालकॉम की है। किसकी है? क्वालकॉम की है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसकी एक और सीरीज आजकल फेमस, काफी फेमस हुई है, दैट इज डायमेंसिटी। कौन सी? डायमेंसिटी। क्लियर है? तो
तो मीडियाटेक की एक सीरीज और है और वो है डायमेंसिटी करके। कौन सी है? डायमेंसिटी करके। तो जो नए आपको फोन आ रहे हैं उसमें कौन सीरीज आ रही है? डायमेंसिटी सीरीज आ रही है। क्लियर है? और कोई फेमस सीरीज है? कोई कंपनी है फेमस? वो है आपकी कौन सी? हो गई ठीक है। तो वही बंद हो गया, ऑनर इसके नाम से आते थे, तो इसकी भी सीरीज है। तो इसकी सीरीज का नाम क्या है? इसकी सीरीज का नाम है क्रीन। क्या नाम है? क्रीन। याद रहेगा? ठीक है। कौन सा? क्रीन। ये पूछेगा ये, कोई भी ऐसा नाम मैंने नहीं लिखा जो मजाक में लिखा हो। डायमेंसिटी इसलिए दिया कि लेटेस्ट है, ये पूछा जा चुका है। बाइनरी चिप का तो पूछा है। A15 का अर्थ है, ये A16 का अर्थ है। तो आपके एप्पल कंपनी के प्रोसेसर को, ये एप्पल कंपनी का प्रोसेसर किस नाम से जाना जाता है? बाइनरी चिप के नाम से जाना जाता है। और ये तो 50 बार आ चुका है, स्नैपड्रैगन और क्वालकॉम का सवाल। तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 50 बार पूछा जाता है, तो ये तो कभी गलत करते ही नहीं है। क्लियर हुआ? जब आपको ये पता पड़ गया तो आपको किसको पता होना जरूरी है? इसके आपके डेस्कटॉप के, आपके लैपटॉप के। ठीक है, चलिए हम बात करें इसके बारे में, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। तो बात करेंगे लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। तो यहाँ सबसे फेमस कंपनी है इंटेल। सबसे फेमस कंपनी कौन सी है? इंटेल। तो इंटेल की सीरीज जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सबसे पहले सीरीज है पी सीरीज। कौन सी? पी सीरीज, जिसका अर्थ है पेंटियम सीरीज। क्या अर्थ है? पेंटियम। P1, P2, P3 और P4। ठीक है, P1, P2, P3 और P4। और एक बात याद रखना है आपको कि हर सीरीज का एक पीसी, मतलब हर सीरीज की एक चिप दूसरे से क्या है? पावरफुल है। तो पावरफुल कौन है? P4, फिर P3, फिर P2 और फिर P1। एक आध बार पेपर में अरेंज करने को भी आई है। ठीक है, कि अब क्या है, पावर के हिसाब से अरेंज कीजिए। सबसे पावरफुल कौन सी है? कौन सी है? P4 सबसे पावरफुल है पी सीरीज में। बाकी में नहीं, पी सीरीज में सबसे पावरफुल P4, फिर P3। इसी प्रकार एक सीरीज और है आई सीरीज। कौन सी? आई, I3, I5, I7 और I9। सबसे पावरफुल I9। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? इसके अलावा सम अदर सीरीज, सम अदर प्रोसेसर, कुछ अन्य प्रोसेसर। ठीक है, कुछ अन्य प्रोसेसर भी हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं जरा देखो। तो इंटेल 4004 कितने बिट का है? 4 बिट का। एक है इंटेल 8008 कितने बिट का है? 8 बिट का। एक है इंटेल 8086 या 8088 कितने बिट का? 16 बिट का पहला प्रोसेसर। तो यहाँ अगर पूछे कि 16 बिट का पहला प्रोसेसर कौन सा है? 8086 या 8088, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलते। ठीक है, इसके अलावा इंटेल 80386 क्या है? 32 बिट का पहला प्रोसेसर। ठीक है, 32 बिट का पहला प्रोसेसर कौन सा है? 80386। तो 80186, 286, 386, इस तरह से बहुत सारे आए। ठीक है, तो कुछ फेमस ये है। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत? अब दूसरे हम बात करते हैं AMD। दूसरी कंपनी का नाम क्या है? AMD। तो AMD का फुल फॉर्म पूछा जाता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, ये भी बड़ी फेमस कंपनी है। और इसकी सीरीज का नाम क्या है? तो इसकी एक सीरीज बड़ी फेमस है, दैट इज राइजन। कौन सी? राइजन। गेमर यूज करते हैं इसका। ठीक है, इसके अलावा रेडोन, इसके अलावा एटम। ठीक है, तो ये क्या है? कुछ फेमस प्रोसेसर्स हैं किसके? AMD के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस पूरी कहानी में एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखो जरा, 64 बिट का पहला प्रोसेसर
64 बिट का पहला प्रोसेसर कौन सा है? वो है R4000। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि 64 बिट का पहला प्रोसेसर कौन सा है? R4000 किस कंपनी ने बनाया? नहीं, MIPS के द्वारा निर्मित। इसके द्वारा निर्मित है एक कंपनी MIPS नाम की, उसने बनाया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ पाए या नहीं समझ पाए इतनी कहानी? क्यों? यहां तक समझ में आया? ये निपट जाता है माइक्रो प्रोसेसर पूरा। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग नहीं करा, ये बंदे बस टेक्निकल छोड़ दिया, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यही है। समझ में आया या नहीं आया? अगला टॉपिक टच करें किसी भी। नोट नहीं कर पाया? मेरे हाथ के साथ तुम्हारा हाथ चलना चाहिए। अरे हम बोलते भी इसीलिए कि अगर हम बीच में खड़े हैं तो हम बोल भी रहे हैं। चलिए, कितना हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? प्रोसेसर वास्तविकता में थोड़ा सा टफ टॉपिक कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला बात करेंगे बसेस। इस पे बात करेंगे, बसेस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो टर्म आएगा दैट इज बसेस। ये काफी जरूरी टर्म है, पेपर वाले पूछते रहे हैं लगभग तीसरे चौथे पेपर के बाद रिपीटेड सवाल है बसेस का। तो बसेस होती क्या है? ठीक है, बसेस है क्या? तो मैं अगर आपसे माइक्रो डिवाइस, चलिए इतना होगा कि नहीं वो? यहां तक आगे देखें, कोई समस्या? चलो पहला बात करते हैं बसेस। बसेस का अर्थ क्या है? बसेस का अर्थ क्या है? सिंपली अगर हम बात करें कि जैसे मान लो कि मेरा मन क्या है, एक कॉलोनी डेवलप करने का है। मेरा मन क्या है? एक कॉलोनी डेवलप करने का है। तो मैंने आराम से एक बहुत बड़ा सा खेत लिया। क्या लिया? एक बहुत बड़ा सा खेत लिया और इस खेत पर प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर दी। तो अलग अलग मैंने कर दी, प्लॉट काट दिए, प्लॉट काटना स्टार्ट कर दिए। यही होता है, यही होगा कि नहीं होगा? अब मैंने प्लॉट काटने के बाद अब क्या मैं बेच दूं? डायरेक्ट बेच जाएंगे? क्या करना पड़ेगा मुझे? एग्जैक्ट, मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? इनको कनेक्ट करने के लिए रोड बिछानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रोड बिछानी पड़ेगी। अगर रोड नहीं होगी तो आपकी कॉलोनी कितनी अच्छी भी हो, काम करेगी? नहीं करेगी। मुझे क्या डालनी पड़ेगी? रोड डालनी पड़ेगी। क्यों डालनी पड़ेगी भाई? क्यों डालनी पड़ेगी? नहीं भाई, ये आपस में कनेक्ट भी तो हो सके। जो मैंने प्लॉट बनाए हैं ये आपस में कनेक्ट तो हो। किससे? मुख्य रोड से कनेक्ट हो, इसके अलावा आपस में कनेक्ट हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कत आ सकती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा सोचो कि ये नहीं है। अब जरा मैंने आपसे बोला कि ये मदरबोर्ड है। ये क्या है आपका? मदरबोर्ड। ध्यान सुनो, ये क्या है आपका? मदरबोर्ड। अब ये प्लॉट नहीं है, ये आपका मदरबोर्ड है। और मदरबोर्ड पे ये आपका सीपीयू है, ये आपकी रैम है, ये आपकी हार्ड डिस्क है और ये आपके कई सारे दूसरे कंपोनेंट हैं। तो भाई अगर मैं लगा दूंगा तो लगाने के बाद क्या वो काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अकेला कोई भी डिवाइस काम नहीं करता। मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सभी को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? सर्किट बोर्ड पर धातु की या मेटल की पतली पतली लाइनें बनाऊंगा और इन लाइनों को क्या कहा जाएगा? बसेस कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम तुमसे कहें कि व्हाट इज बसेस, तो किसी भी सर्किट बोर्ड पर धातु की बनी हुई पतली पतली लाइनें जो डिवाइसेस के बीच में डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करें या डिवाइसेस को आप या कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करें, उन्हें क्या कहा जाएगा? बसेस कहा जाएगा। दिमाग में बैठा बसेस? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सिंपल सा टर्म है, लेकिन पेपर वाले पूछते रहे हैं बसेस क्या है।
तो बस सिंपल सी है, सर्किट बोर्ड पर बनी हुई धातु की पतली पतली लाइन है। क्यों बनाई? क्योंकि डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करें जिससे डाटा और सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। तो बस इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जरा देखो। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बनी धातु की पतली पतली लाइंस जो इन कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करती हैं तथा डेटा व सूचनाओं का आदान प्रदान करें। डेटा और सूचनाओं को क्या करें? आदान प्रदान करें। उसे क्या कहा जाएगा? बसेस कहा जाएगा। ठीक है, उन्हें बसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बसेस कहेंगे। क्लियर है? इन्हीं को क्या कहा जाएगा? बसेस कहा जाएगा। इतना समझ में आया? आप जरा बताओ, सिंपल सा तुमसे पूछें, जिस तरह से हर रोड की कैपेसिटी होती है, जानते हो हर रोड की कैपेसिटी होती है, तो कुछ रोड ऐसी होती हैं जिस पे 2 व्हीलर चल पाते हैं, कुछ रोड ऐसी होती हैं जो 4 व्हीलर चल पाते हैं, कुछ रोड ऐसी होती है इस पे तुम ट्रक ले जाओ। होता कि नहीं होता? तो उसी प्रकार से क्या यहाँ जो बसेस हैं इनकी कैपेसिटी होगी, तो इनकी भी क्या होती है? डाटा को लाने ले जाने की कैपेसिटी होती है, और उसे क्या कहा जाता है? बस विड्थ। क्या कहा जाता है? बस विड्थ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बसेस की डाटा को लाने ले जाने की क्षमता क्या कहलाती है? बस विड्थ कहलाती है। बस विड्थ कहलाती है। पेपर में कई बार ये शब्द आ सकता है, बस की चौड़ाई का अर्थ है, और 4 स्टेटमेंट दे दिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बस की चौड़ाई का अर्थ है या बस विड्थ का अर्थ है, और 4 स्टेटमेंट दे देंगे, तो क्या बताएगा? बताओ जरा, क्या है? बस की डाटा को लाने ले जाने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसी को क्या कहा जाता है? बस विड्थ कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ कोई समस्या? अब बाकी का जो पोर्शन है वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई समस्या किसी प्रकार की?